अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, कल रात गए वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से बरतरफ कर दिया। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के मुतालिक तजवीज मुस्तरद कर दी थी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आईनी इकदाम है। इससे कानून और आईनी लड़ाई की बुनियाद पड़ गई है। उमर चीमा का जो मजीद कहना था वो ये था कि आईनी तौर पर अब भी गवर्नर पंजाब हैं। और नाजरीन, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो गवर्नर पंजाब की बरतरफी के बाद पंजाब असेंबली की सूरत हाल भी जो है वो बदल जाएगी। गवर्नर की बरतरफी की सूरत में स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर बन जाएंगे, मगर परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। याद रहे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को पंजाब असेंबली में तहरीके अदम एतमाद का सामना है। गुज़िश्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि गवर्नर पंजाब को इनकी मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। दूसरी तरफ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चंद घंटों के गवर्नर मौसूफ शराफत से घर चले जाएं, अपनी इज्जत मजीद खराब ना करें तो बेहतर होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का अहम सूबा पंजाब पिछले तकरीबन 1.5 माह से एक आईनी बहरान का सामना कर रहा है। 28 मार्च को वजीर आला बुज़दार ने इस्तीफा दिया। इसके बाद पंजाब असेंबली के इजलास बुलाने में ताखीर की गई और वजीर आला के इंतखाब में भी ताखीर की गई। तो 16 अप्रैल को जो है एट लास्ट हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए और 17 अप्रैल को गवर्नर पंजाब ने मुंतखब वजीर आला की तकरीब हल्फबरदारी मौखर कर दी। नून लीग ने अदालत से फिर रजू किया और 26 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर की गैर मौजूदगी में सदर पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो मुंतखब वजीर आला से हल्फ के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन सदर की तरफ से किसी नुमाइंदे को मुकर्रर नहीं किया गया। 29 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ को मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हिदायत की और 30 अप्रैल को इसरा हमजा शहबाज जो है उन्होंने हल्फ उठाया, लेकिन नए गवर्नर की तैनाती तक काबीना की तश्कील मौखर कर दी गई। 5 मई को गवर्नर पंजाब ने आर्मी चीफ को खत लिखा और सूबे में मौजूद अफरा तफरी के माहौल में अहम किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई। इस खत पर हुकूमती हलकों ने तंकीद की कि गवर्नर की तरफ से फौज को सियासत में मुदाखलत का नहीं कहना चाहिए था। इसके अलावा आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान के खत का जवाब दिया, जिसमें सदर ने तहरीके इंसाफ की हुकूमत की तब्दीली के लिए की गई मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि इमरान खान का खत वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं और दरख्वास्त करूंगा इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस मुबैना साजिश की समाअत करे। पंजाब का सूबा तकरीबन पिछले 1.5 माह से एक आईनी बहरान से गुजर रहा है। इस आईनी बहरान का क्या हल होगा, इस वक्त हमारे साथ हैं आईनी माहिर रशीद रिजवी साहब। रशीद रिजवी साहब, हुकूमत कहती है कि जो कैबिनेट डिवीजन है वो गवर्नर को बरतरफ कर सकता है, मगर गवर्नर पंजाब कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सदर ही कर सकते हैं। सदर खुद कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सदर ही गवर्नर को बरतरफ कर सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 101 का, वो तो क्लियरली ये कहता है कि द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब यही है कि प्रेसिडेंट ही उसको रिमूव कर सकता है। अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट किस हद तक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को रेजिस्ट कर सकता है, किस हद तक नहीं कर सकता है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। लेकिन उसका रिमूवल का जो क्वेश्चन है वो तो बात आती है वही जो हमारे 200 साल से इस मुल्क में है। पहले होता था विद द प्लेजर ऑफ द क्राउन प्रिंस या किंग और क्वीन का होता था, अब वो प्रेसिडेंट हो गया है। नहीं, मगर आइन क्या कहता है रशीद रिजवी साहब? अगर ये बात चैलेंज हो जाती है अदालत के अंदर तो वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड? क्या कैबिनेट डिवीजन गवर्नर को बरतरफ कर सकती है जो आज नोटिफिकेशन कल रात का हुआ है? वो तो नहीं है, वो तो जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं होगा उसको नहीं कर सकता है। लेकिन देखना ये है कि क्या उसके एडवाइस के बाद प्राइम मिनिस्टर के जो 15 दिन गुजरे, फिर 10 दिन गुजरे, वेदर ही कैन स्टिल कंटिन्यू
दैट इज द बिग क्वेश्चन. ठीक है, तो इसके ऊपर फिर अभाम है, अभी भी इस इश्यू के ऊपर अभाम है. जो कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है, इसका मतलब ये है कि ये मामला आगे जाके अदालत में चैलेंज होगा. दूसरी तरफ से रशीद रिजवी साहब, जो जुडिशल कमीशन का तश्कील देने का सदर ने भी कहा है कि जो बैरूनी साजिश हुई है उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बिठाया जाए. आपकी क्या राय है कि इसके ऊपर क्या जुडिशल कमीशन बैठ भी पाएगा? क्या हुक्म देंगे चीफ जस्टिस साहब कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दी जाए? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी तो है, उनके पास लॉ भी है फॉर होल्डिंग पब्लिक इंक्वायरी. पहले 57 का ये ऑर्डिनेंस होता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिपील करके नया परवेज मुशर्रफ के दौर में आया था कि प्रेसिडेंट होल्ड कर सकता है इंक्वायरी. प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे. वो चाहें तो ये कर सकते हैं. नहीं, मगर खत तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को लिखा है. क्या चीफ जस्टिस साहब एक जुडिशल कमीशन तश्कील 184(3) में वो बना सकते हैं, 184(3) में बना सकते हैं. देखिए, एक जो प्रोविजन था पुराना, जिसमें आपको याद होगा हमीद रहमान कमीशन बना था, जिस 57 ऑर्डिनेंस के तहत. मगर रशीद साहब, तब हालात कुछ मुख्तलिफ थे. इस वक्त भी जो जुडिशरी है वो नहीं चाहती कि उनको मजीद सियासत में और घसीटा जाए. तो आप अगर जुडिशरी का माइंड रीड करें तो आपका क्या तज्जिया होगा कि क्या चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए सुओ मोटो के अंदर जो एक जुडिशल उनकी पावर्स हैं उसके अंदर वो करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त एग्री करेंगे जब दोनों पार्टियां कंसेंट देंगी, वरना वो किसी एक पार्टी के कहने से सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी. इसलिए कि फिर वही तकरीरें होती हैं कि जी 12 बजे लाइट चल गई, 2 बजे लाइट चल गई. इस पे बड़ा सेंसिटिव हुई है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट. मैं भी एक, हालांकि पर्सनल मैटर में एक जिसे कहते हैं ना फैमिली डिस्प्यूट में गया था, तो वहाँ जजेस कह रहे थे कि हम लोग इम्पोर्टेड जुडिशरी नहीं है. अच्छा, तो इसका मतलब है दे आर ऑन द डिफेंसिव. लास्ट क्वेश्चन, ये जो एक बहरान पैदा हो गया है पंजाब के अंदर, जहां पे कायम मुकाम जो गवर्नर हैं परवेज इलाही साहब, वो भी ओथ नहीं लेना चाह रहे, वो भी अपॉइंट नहीं होना चाह रहे, तो फिर जो काबीना है उसका हल्फ कौन लेगा? अब इसमें मैं क्या बताऊं कि जो आसमा जिलानी केस जो था, जिसमें उन्होंने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया था, वो अब फिर जागता हुआ मुझे नजर आ रहा है. अच्छा, जी, अब ये सारे काम जो है बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कि दोनों पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आती हैं. हम लोग एनार्की की तरफ जा रहे हैं और फिर वही आएगा नजरिया जरूरत, उससे डर लग रहा है मुझे. तो जाहिर है डर सबको लगना चाहिए. रशीद रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जो राय है उसे हमें आगाह किया. तो नाजरीन, रशीद रिजवी साहब का ये कहना था कि अभी भी अभाम है कि क्या कैबिनेट डिवीजन जो है वो गवर्नर को बरतरफ कर सकते हैं कि नहीं. क्या सदर पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने बरतरफ किया नहीं किया, उस तरीके से क्या वो कर भी इस तरह अपने जो उनकी पोजीशन है उसके कायम भी रह सकते हैं कि नहीं. और उनका ये कहना है कि दोनों पार्टियां जो हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स कर रहे हैं और मामला जो है वो एनार्की या नजरिया जरूरत की तरफ जा रहा है. नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं. वक्फे के बाद फिर से आपको कराची ही लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि जो शारी बलोच थी जिन्होंने अपने आप को धमाके में उड़ा दिया था और जिसके नतीजे में चाइनीज सिटीजन्स मारे गए थे, उस केस में क्या हुआ है, ये सब कुछ वक्फे के बाद. जामिया कराची में वैन के अंदर धमाका हुआ है, जिसके बाद वैन में आग लग गई है. धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए. वेलकम बैक नाजरीन. 26 अप्रैल 2022 को 31 साला शारी बलोच वो पहली बलोच खातून बनी जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमले में अपने आप को उड़ा लिया. इनका ताल्लुक कलदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड से था, जिन्होंने बाद में इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की. शारी बलोच की पसंद की शादी हुई 2014 में डॉक्टर हिप्तान बशीर से. इनके 2 बच्चे 7 साला मारोश और 4 साला मीर हसन भी इस वक्त हैं.
डॉक्टर हिप्तान बशीर ने BBC से बात करते हुए कहा कि इनको ये मालूम था कि इनकी बीवी का बलोच लिबरेशन से ताल्लुक है। नाज़रीन, कराची यूनिवर्सिटी के हमले में 3 चीनी शहरी और 1 पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हुए। आज 14 दिन बाद भी तहकीकाती इदारे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, जबकि शारी बलोच के खावंद और 2 बच्चे जो हैं अभी रुपोश हैं। शारी और इसके शोहर के खानदान वालों ने इस हमले की मजम्मत की है और मीडिया को बताया है कि इनको शारी बलोच की सरगर्मियों के बारे में मालूम नहीं था। मगर अब सवाल ये है कि शारी बलोच का खुदकुश हमले में जान देना एक नए ट्रेंड की शुरुआत है क्या? और क्या जो बलोच नौजवान हैं वो इतने मायूस हो गए हैं, इतनी मायूसी बढ़ गई है, और रियासत इस मायूसी को खत्म करने के लिए आखिर क्या करेगी? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा जुल्फिकार, जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें, अक्सर क्वेटा में होते हैं। तुर्बत से हमें ज्वाइन करे हैं गनी परवाज, जो शारी बलोच के चचा हैं। इल्मी और अदबी सरगर्मियों की वजह से इनका बलोचिस्तान में नुमाया मुकाम है। वो इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तुर्बत में रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन करे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गनी परवाज साहब, तुर्बत में ये बताया जाता है कि काफी ज्यादा जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। शारी भी पढ़ी लिखी थी, उनके खामन डॉक्टर थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने वो ये करने पे जो है मजबूर हो गई, या उन्होंने अपने आप को इस तरह हमला आवर के तौर पे उड़ा लिया? आखिरकार क्या हुआ तुर्बत के अंदर? मेरे ख्याल में इस किस्म के सख्त इक़दाम कोई भी शख्स अपनी खुशी से नहीं उठाता, और एक खातून तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस किस्म के इक़दाम के पीछे दर्द के बड़े तूफान छुपे हुए होते हैं, और दर्द के इस तूफान का एक दर्दनाक पस मंज़र भी है। अगर हम खुद शारी बलोच की उन तकरीरों से इसकी मिसालें देना चाहें तो उनका कहना यह था कि मेरे मादर वतन बलूचिस्तान और इसके साहिल व वसाइल पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है, और तमाम बलूचों को इनके फ़ायदों से अक्सर महरूम कर दिया गया है। सुई गैस बलूचिस्तान से निकलती है, पाकिस्तान के तमाम सूबों और इलाकों में जाती है, और वहाँ के लोग इससे भरपूर फ़ायदे उठाते हैं, मगर बलूचिस्तान के लोग इससे अक्सर महरूम हैं। हत्ता कि उस मकाम के लोग भी इससे महरूम हैं जहाँ से ये गैस निकलती है, और वो मकाम है सुई डेरा बुगटी बलूचिस्तान। महरूमियां हैं, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं, मगर देखिए वो सियासत में भी तो आ सकती थी। मगर ये रास्ता अपनाना, जिसके ऊपर आपकी खानदान ने इसकी मुजम्मत भी की है, हर तो कोई ये रास्ता नहीं अपनाता। तो जो असर रसूख भी रहा है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड का, उसके बारे में भी कुछ बताएं। क्या तुर्बत में ज्यादा असर रसूख है उनका? चूंकि ये लोग खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं, BLA है, मजीद ब्रिगेड है, ये अलग ऐलान तो काम नहीं कर रहे हैं, खुफिया तौर पर कर रहे हैं। इसलिए इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसके लोग हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कितने हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि होने को तो ज़रूर होंगे, सारे बलूचिस्तान में होंगे और बलूचिस्तान से बाहर भी होंगे। क्या आप लोगों को मालूम था कि शारी बलोच जो है वो काफी अरसे से या उनके साथ मुंसलिक है? नहीं, हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, न मुझे इल्म था, न उनके वालिद को इल्म था। बल्कि जब ये वाक़या हुआ तो हम हैरतज़दा रह गए। मैंने इसका इज़हार पहले ही किया है इंटरव्यू में। वो पढ़ाती थी, एक टीचर थी, कोई ऐसा वाकया जिससे वो मुतासिर हुई हूँ? अगर इनफरादी तौर पर किसी फर्द से मुतासिर हुई होंगी तो वो करीमा बलोच हो सकती हैं, जिन्हें कनाडा में जान से मार दिया गया था।
आपको याद होगा। आपने करीमा बलोच की बात की, तो क्या शारी करीमा बलोच को जानती थी? कोई उनकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप थी जाती तौर पर? पर्सनल रिलेशनशिप का तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन करीमा बलोच बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी ना, काफी अरसे से वो सरगर्म थी, जगह जगह शहर शहर गांव गांव घूमती थी और सियासी काम करती थी, भूख हड़तालें करती थी, जलसों में खिताब करती थी और बलूचिस्तान के अक्सर लोग उनको जानते थे। ठीक है, तो उनके बारे में वो जानती थी और क्योंकि एक ही इलाके से थी। तैमूर साहब, जो ये सीटीडी ने इस वक्त ऑपरेशंस किए हैं और खासतौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी से एक बलोच स्टूडेंट को हिरासत में लिया है, उनका जो वकील है वो कहता है, और उनका नाम है बेबगर इमदाद, वो ये कहते हैं कि जी उनको बगैर किसी वारंट के उनको हिरासत में लिया गया है और ये ऑर्डर आया था कराची से, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां आपकी जमहूरी हुकूमत है। तो इससे जो है ज्यादा इश्तियाल पैदा होता है, मुजाहरे भी हुए हैं उसके बाद कि जी आप रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? आप लोग क्या लोगों को वैसी शक की बुनियाद पे उठा रहे हैं, और अगर उठा रहे हैं तो फिर अरेस्ट वारंट्स क्यों नहीं जारी कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि जिस बलोच लड़के की बात हो रही है वो पुलिस ने नहीं उठाया था, उनको एजेंसीज ने हैंड ओवर किया था, खुफिया एजेंसीज ने, क्योंकि ये काम जो भी चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो पुलिस अकेली नहीं करी, पुलिस, FIA और हमारे खुफिया इदारे एक साथ काम कर रहे हैं। तो उसको कुछ बेसिस पे कुछ चीजों की वजूहात से उठाया था, पर क्योंकि वो लड़का बिल्कुल ही साफ निकला और उसकी कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आई, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, तो उसको छोड़ दिया गया है। ही इज नो मोर विद अस और विद एनी अदर एजेंसी। और मैं समझता हूँ जिस पेस पे काम चल रहा है, क्योंकि अब जहां पर सिर्फ हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हमने ऑप्शन मिला था, चाइना ने हमें कहा था कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं, तो उनकी चाइनीज टेक्नोलॉजी भी हमारे पास यूज हो रही है। और जो घर था जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी, वो घर का एड्रेस मिल गया था, तो वहां से हमने फोरेंसिक की बहुत एक्सपर्ट टीम्स को भेजा है। बहुत से लोगों के फोरेंसिक हमें मिले हैं। जियो फेंसिंग के थ्रू कोई 750 से 800 फोन नंबर्स हमने ट्रेस किए हुए हैं, और प्लस हमें जो कामयाबी थोड़ी बहुत नजर आ रही है वो ज्यादा वहां से आ रही है जो ट्विटर अकाउंट्स इस्तेमाल हुए थे इनके फेवर में, जिसने इस गलत चीज को इनकरेज करने का कुछ शोशा दिया था, तो उनके थ्रू, और जो व्हाट्सएप नंबर्स यूज हो रहे थे उन ट्विटर्स पे, उन तक भी हम पहुंच गए हैं। अभी मेरे ख्याल से कोई 10 से 12 लोग पुलिस के हिरासा है पुलिस के पास, और तकरीबन इतने ही मैं समझता हूँ हमारी दूसरी एजेंसीज के पास भी हैं। एंड आई एम होपिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू इन द नियर फ्यूचर। आप कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू, मगर इस वक्त तक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या है कि उनका ताल्लुक वाकई में जो कलदम तंजीम है बलोच लिबरेशन आर्मी से था, मजीद ब्रिगेड से, और इस पूरे हमले के अंदर और कौन मुलव्विस था? मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकूं, पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और जो लोग इसे ओन कर रहे थे वो काफी हद तक इन चीजों में इन्वॉल्व थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट मिली है हमें। जो नंबर्स हमने जियो फेंसिंग के थ्रू लिए हैं या जो ट्विटर अकाउंट्स थे उनकी जो बेसिस हमने हाथ किए हैं, और जो जगह जहां से यूज हो रहे थे वो लोकेशन, तो उसमें लगता है कि उनका हाथ था, और कुछ और भी एजेंसीज का उसमें हाथ था। उनके साथ साथ हमें कुछ बैरूनी ताकतों का भी अंदाजा है कि वो भी मददगार थी इस काम में। जब आप कहते हैं बैरूनी ताकतें, तो आपका इशारा अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ है? जी जनाब। अच्छा, चूंकि इस वक्त तो एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है। एक और सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, वो ये है कि आप अगर खुफिया इदारे इनको उठा भी रहे हैं तो कौन से कानून के तहत उठा रहे हैं? चूंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी एक्यूजेशन के कैसे किसी को आप उठा के लाहौर से कराची तक मुंतकिल कर सकते हैं, जिस तरह के बेबगर इमदाद की केस के अंदर हुआ? बिल्कुल, हम इस चीज को अपोज भी करते हैं, और आपने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है। यहाँ पर भी जैसे हमें ये बलोच लड़का पुलिस को मिला, हमने उसी वक्त उस चीज को पब्लिक किया और हमने उनकी गिरफ्तारी दिखाई, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको छोड़ दिया। तो जैसे ही चीज हमारे हाथ में आई, हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने कानून के साथ, कानून की मदद से और उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए सारी इन्वेस्टिगेशन की। और आगे भी हमारी यही डायरेक्शन है कि जो भी हो वो कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए, कानून से बाहर नहीं होना चाहिए। शहजादा साहब, आपने तैमूर साहब की बात सुनी है,
बड़ा मुश्किल एक सिचुएशन आ गई है, खास तौर पे बलूचिस्तान के इशू को लेके। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि धमाके हो रहे हैं, जाहिर है सब चाहेंगे कि ये धमाके ना हो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, इसके ऊपर बराह रास्त मईशत के ऊपर असर होगा। दूसरी तरफ जो महरूमियां हैं वो अपनी जगह हैं, हल क्या होना चाहिए, रियासत को क्या करना चाहिए? देखिए, रियासत तो आर्मी चीफ 2 मरतबा तुर्बत गए, ये जो 2 अटैक्स हुए आपके पंजगूर में और उससे पहले तुर्बत में, फिर नोशकी में, आर्मी चीफ 2 मरतबा गए हैं। खुद इस वक्त IGFC जो वहाँ पर हैं वो और उनके तमाम ऑफिसर्स, वो उनका एक वो है ख्याल है कि नौजवानों को हम इंगेज करें, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको इंगेज करने। लेकिन उसके साथ साथ देखें, जो एक जो पॉलिटिकल आपकी जो फोर्स आपके पास है, उनमें से तो हमें कोई नजर नहीं आता कि वो जाकर उन लोगों से बात करें, नौजवानों से बात करें। और जो ग्रीवेंसेज है, देखें ये मगर जिस तरह के अख्तर मेंगल साहब हैं, शाहज़ैन बुख्ती साहब हैं, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं, मैं देखें, शाहज़ैन बुख्ती साहब और अख्तर मेंगल से तो बाद में आप गिला करेंगे कुछ, पहले तो ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग हैं ना, हाँ, बाप के, ठीक है, बाप के। अच्छा, दूसरा एक मुझे थोड़ा सारा मेरे ख्याल में शायद मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है कि इस दफा आपके पास आप उठा लेते हैं लड़के 10-12 दिन, वो भी एक डिस्प्यूटेड बात है, क्यों उठा लेते हैं आपको इस तरह, जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना करें, उनको पाबंद करें लेकिन ना उठाएं, मगर इस बार छोड़ लेकिन उसको ये वो है मेरे ख्याल में। और फिर तमाम पाकिस्तान में एक शिकायत आ रही है, और वो फिर शिकायत क्या होती है, डबल हो जाती है कि अभी डेरा गाजी खान में स्टडी सर्कल करने पर लड़कों को आपने 10-8 लड़कों को रेस्ट्रिकेट कर दिया, उन पे जुर्माने आयद करेंगे। ये क्या करेगा? ये फिर एक वो जल्दी पर जो है वो तेल का काम करेगा। दूसरा, ये ठीक है कि आप नौजवानों से जरूर बात करें, उस ग्रीवेंसेस को खत्म करने के लिए स्टेप्स उठाएं। उस स्टेप्स जब आप ग्रीवेंसेस को खत्म करने के लिए उठाएंगे तो ये चीजें, मैं तो तुम भी गया हूं, तुम में आज नहीं, ये तो 8 साल 10 साल पहले जो है खवातीन इतनी एक्टिव हैं, इतनी एक्टिव थी, जब गुलाम मोहम्मद चेयरमैन था BNM का और उसको पकड़ लिया पुलिस ने, 250 औरतें तुम से तुर्बत आई और उनको वहां से छुड़ा के ले गई। सब परेशान थे कि औरतों का क्या, और तुम तुर्बत में औरतें नहीं है, बंद में औरतें नहीं है, बंद तुम पे सजाती है। तो ये उस चीज को पहले से इदराक इसका करना चाहिए और वो स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इन चीजों को आप बेहतरी की तरफ ले जाएं। नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम शारी बलोच के बारे में बात कर रहे हैं। वो 31 साला खातून जिन्होंने कराची के अंदर अपने आप को एज ए सुसाइड बॉम्बर जो है वो चाइनीज वैन के ऊपर उड़ा दिया। शहजादा जुल्फिकार साहब जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तुर्बत से गनी परवाज जो शारी बलोच के चचा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुंसलिक हैं। गनी परवाज साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अभी जो बात की है कि देखें ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा हैं, मगर क्या उनका हल आप लोगों को नहीं मिल रहा? जो मौजूदा सियासी निजाम चल रहा है, जहां पे बाप पार्टी भी है, गवर्नमेंट का हिस्सा, शहजान बुख्ती साहब भी हैं, फिर अख्तर मेंगल साहब भी हैं, और तुर्बत जो इलाका है वो तो आपके साबिक चीफ मिनिस्टर का भी इलाका है, मालिक बलोच साहब का। तो क्या वहां पे जो आपकी मायूसियां हैं उनको सियासी तौर पे नहीं देखा जा रहा? मेरे नज़दीक अगर 2 काम किए जाएं तो हालात बेहतर हो सकेंगे काफ़ी हद तक। एक तो ये कि बलूचिस्तान के लोगों और बलूचों के जो जायज़ बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो दिए जाएं अच्छे अंदाज से। दूसरी ये कि मावराए आइन और अदालत लोगों को जबरी तौर पर अगवा करके लापता करने और उन्हें उनमें से बाज को जान से मार कर लाशें मसक करके वीरानों में फेंक देने का ये तवील जो सिलसिला है जो 2001 से शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। और साथ ही साथ हज़ारों लोग जो अभी तक गायब हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं,
इन सब को बाजियाब करके रहा कर दिया जाए। मगर गनी परवाज साहब देखें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो आप बड़ों की भी है कि जो आपके बच्चे नौजवान बलोच इस तरफ जा रहे हैं और खुद अपने आप को इस तरीके से उड़ा रहे हैं जिस तरह शारी बलोच ने जो है अपने आप को खत्म कर दिया, उनको आप कैसे वापस लेके आएंगे? ये तो दुरुस्त है कि हमें कंट्रोल तो करना चाहिए, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं। जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो तो यकीनन कोशिश करते हैं कि अगर कोई सियासत करता है, कोई बच्चा सियासत करता है तो जमहूरी सियासत करे, अगर इनकलाबी सियासत करता है वो भी और तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे और तरीके हैं। लेकिन ये है कि ये जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, ये ज़्यादा हसास है, हमारे बड़े बूढ़ों के मुकाबले में ज़्यादा हसास है ये नस्ल। ठीक। और इनको समझाना भी मुश्किल है और हमें पता भी नहीं चलता है, बड़े बूढ़ों को पता भी नहीं चलता है कि कौन ज़्यादा मुतासर है इन हालात से। आपसे छुपाते भी हैं। ये जो बात कर रहे हैं इधर गनी परवाज साहब के जी जो कुछ हो रहा है खुफिया तौर पे हो रहा है, मगर इधर शहजादा जुल्फिकार साहब जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, वो कहते हैं कि जो आपके साथ सियासतदान बैठे हुए हैं बाप पार्टी के साथ, वो भी तो जाएं, वो भी तो नौजवानों से बात करें, उनके साथ इंगेज करें, ताकि जो ये एक नया ट्रेंड निकला है जहां पे खवातीन अपने आप को इस तरीके से उड़ा रही हैं, उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, इसको आप टर्न कर सकें। तो क्या वजह है कि जो आपके साथ सियासतदान बलोच बैठे हुए हैं वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए जी, आज जितने भी आपके बलोच ट्राइब्स हैं, जो सरदार हैं इन ट्राइब्स के, जो मुतासिर भी हैं, जो एग्रीव पार्टी भी हैं, वो सारे आज एक साथ एक पेज पर हैं। मैं खुद आई एम अ बलोच माई सेल्फ। आप अगर देखेंगी आज नेशनल असेंबली में, यू विल सी द मेंगर्स, द बुक्टीज, ऑल द फैमिलीज वर्किंग ऑन इट टुगेदर। और जो जितने भी लोग, बहुत मैं समझता हूँ बेहतरी पहले के हिसाब से, ये काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, पर जो लोग हमारे दुश्मन ममालिक की एजेंसीज की तरफ चले गए हैं, उनकी जो जिस तरह से आपने देखा है उनके माइंड को चेंज किया गया है, जिस तरह से उनको इतना मजबूत किया गया है, तो ऑफ कोर्स वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज। और इसका तरीका यही है, हमें जब तक हम बलोचिस्तान में उसके एरियाज में सही तरह से एजुकेशन नहीं पहुंचा सकते, उनको मगर तुर्बत का जो इलाका है तैमूर साहब, और ये जो शारी बलोच और उनके खामन थे, ये तो काफी पढ़ी लिखी खातून थी, उनके खामन एक डॉक्टर थे, तुर्बत के इलाके में लोगों को शऊर है, वो पढ़े लिखे हैं। सो द प्रॉब्लम इज नॉट एजुकेशन, इट इज शऊर की भी कमी है। जिस तरह से ये माइंड वॉश करते हैं लोगों का, वो आपके और मेरे सामने अभी भी मेरे ख्याल से आपको और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि एक इतनी पढ़ी लिखी खानदान, एक अच्छी फैमिली से अच्छे बच्चों की उनके सारे एक साथ चीज, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो देयर इज अ लैक आई थिंक ऑफ something somewhere which has to be made up by, let's find out, मतलब वक्त की हमेशा किल्लत होती है, मगर let's find out कि वो वजह क्या है। शहजादा साहब, आप बैठे हुए हैं, आप बड़े हैं बलूचिस्तान के, जिस तरह के तैमूर कह रहे हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही, इतनी पढ़ी लिखी शऊर वाली तुर्बत में भी लोग एजुकेटेड हैं, अगर एजुकेशन मसला नहीं तो फिर क्या मसला है? देखें, तैमूर साहब जो है वो कौमी असम्बली की बात बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन वो तुर्बत गए नहीं है। वो तुर्बत जाएं, पढ़े लिखे लड़के क्यों जा रहे हैं? आप ये देखें ना, नुश्की में जो लड़का उसमें जिसने हमला किया वो FC के स्कूल से पढ़ा हुआ है, जो उस कंपाउंड में स्कूल पढ़ता था, उसके 2 भाई जो हैं वो फौज में हैं। इसी तरह टॉपर था वो लड़का पंजगूर में, नुश्की में ये वो था, और उसमें पंजगूर में वो टॉपर था, 16 साल का लड़का। मगर वो कहते हैं कि जी ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बैरूनी मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आपने एक बलोच को सिर्फ सेनेट की चेयरमैन के लिए बिठाया हुआ है कि पर्क एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करे, भेजे ना इनको। चीफ मिनिस्टर को आपने बिठाया हुआ है कि वो CM बन गया और उसको आपने एक अवाम में क्यों नहीं भेजते? तो आप क्यों नहीं भेजते उसको? ठीक है, गनी साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, जो तैमूर साहब ने भी बात कही है कि क्या अगर बलोचों को आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अवाम के अंदर भेजें, उनको बच्चों के अंदर भेजें जो नौजवान हैं, यही हाल है? बात यह कि आपने कहा था कि बाप वालों को या दूसरी पार्टियों वालों को चाहिए कि इनसे बात करें। ये लोग जो है वो इन पर एतमाद नहीं करते, जो जमहूरी जद्दोजहद आम जमहूरी जद्दोजहद करने वालों पर
یا کسی بھی دوسرے شخص یا گروپ پر اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں. ہم صرف فوج سے بات کریں گے. اگر فوجی لوگ، اگر آرمی چیف اور ان کے ساتھی ان کو کال دے دیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو شاید وہ بات کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف آرمی چیف اور فوج کے پاس اختیارات ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. تیمور صاحب، جو غنی صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ اکبر بگٹی صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ جس کے پاس اختیار ہے اسے بھیجو، وہ ہمارے سے بات کریں گے. تو ایونچولی یہ ایک سول ملٹری ریلیشنز کا بھی ایک مسئلہ ہے. آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ آفٹر آل یہ کراچی تک پہنچ گیا ہے، معیشت کو ہٹ کر رہا ہے، آپ کو ریزالو تو کرنا پڑے گا سیاسی طور پہ. کیسے کریں گے؟ آپ کے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، پاک فوج کو، سب کو ساتھ بیٹھ کے اور یہ مسئلے حل کرنے پڑیں گے. کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. ایک جمہوری حکومت ہے جس حکومت کے اچھے تعلقات ہیں ہر طرف، تو دیر شوڈ بی انیشیٹو ٹیکن. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک انیشیٹو لیا بھی گیا ہے اس واقعے سے پہلے، بٹ آئی بلیو وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن اٹ اینڈ میک اٹ فاسٹر، تاکہ ایسا خدا نہ خواستہ واقعے جو ہو رہے ہیں یہ پھر سے نہ ہو. اور قیمتی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں ASAP میجر ضرور لینے چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ تیمور صاحب، بہت بہت شکریہ شہزادہ صاحب، بہت بہت شکریہ غنی پروازی صاحب. آپ نے تربت سے ہمیں جوائن کیا، دیر آئے درست آئے. ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب سب مل بیٹھ کے بیٹھیں گے اور بلوچستان کا بھی حل ڈھونڈیں گے، مگر تب تک ہم دعا گو ہیں کہ کوئی بھی بلوچ خاتون پھر سے شاری بلوچ نہ بنے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.